हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल होगा वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होगा। सेकंड आर्टिकल ईरान यूएस जो संबंध है, रिलेशन, उनसे संबंधित हम डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो डिजिटल टैक्स से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से हुई है कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी को बंद करने के बजाय गवर्नमेंट को स्मार्ट रेगुलेशन को इंश्योर करना चाहिए, ताकि क्रिप्टो करेंसी में लोग ट्रेडिंग भी कर पाएं और उसका नुकसान भी किसी को ना हो। मतलब स्मार्ट रेगुलेशन को ध्यान में रखना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज जिन्होंने इसको रेगुलेट करने की या फिर बैन करने की जो कोशिश की है, उनको ध्यान में रख करके अपना जो बिल आ रही है गवर्नमेंट, उसमें सेम तरीके के सुझाव गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने चाहिए। देखो, जो हमारी गवर्नमेंट है, पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे। 2019 में भी गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई थी कि क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट बैन करेगी। अगर क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट उस समय बैन कर देती, वो बिल एक्ट में चेंज हो जाता, तो जिसके पास भी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी होती, तो वो एज ए ऑफेंस होता, मतलब आप जुर्म हो जाता अगर क्रिप्टो करेंसी किसी के हाथ में है तो। लेकिन वो बिल एक्ट में नहीं चेंज हो पाया और जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे वो रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से 2018 में जो आरबीआई है, उसने भी बैंक्स को सर्कुलर जारी किया था कि जो भी ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, उनके लिए आप जो भी आपकी सुविधाएं हैं वो सब बंद कर दीजिए। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेमेल माना। उन्होंने बोला कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं उनसे क्या नुकसान हुआ है किसी एंटिटी को, आप ये साबित करो। अगर आप साबित नहीं कर पाते हो तो आपका ये सर्कुलर जो है वो लीगल नहीं है। देखो, वैसे हमारी गवर्नमेंट बार बार बोल चुकी है कि क्रिप्टो करेंसी को हम कोई लीगल करेंसी अपने यहाँ पर नहीं मानते हैं, हम उसको लीगल दावा नहीं करते हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो एक अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी है, वो रेगुलर बनी आ रही है। अब दोबारा से जो गवर्नमेंट है उन्हें बोला है कि अब गवर्नमेंट दोबारा से बिल लेकर के आएगी ताकि क्रिप्टो करेंसी को मैनेज किया जा सके या फिर बंद किया जा सके। देखो, एक क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, वो काफ़ी वोलेटाइल होती है। इसका जो यूज किया जाता है वो इलिसिट इंटरनेट ट्रांजैक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो हमारा स्टेट है उसकी जो पावर होती है, उसका जो एरिया है, उससे बाहर है इसको रेगुलेट करना। जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई और सेबी, उनके द्वारा कोई भी फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया है अभी तक इनको रेगुलेट करने का। क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी ना तो कोई करेंसी है, ना कोई एसेट्स है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई कमोडिटीज है जिनको किसी आइडेंटिफिएबल यूजर के द्वारा इशू किया गया है ताकि उसके लिए कोई फ्रेमवर्क बनाया जा सके। मतलब किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा इनको मैनेज अभी तक नहीं किया गया है। इस आर्टिकल में एक एग्जाम्पल दे रखा है चाइना का, कि देखो चाइना में क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल बैन कर दिया गया और वहां पर जो इंटरनेट है उसके ऊपर भी काफी एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन फिर भी चाइना में क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग होती है वो बंद नहीं हो पाया, चाहे चोरी छुपे ही होता हो, लेकिन अभी भी वहां पे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पर सुझाव दिया गया है, ये जो डाटा पता किए वो हमारी जो इंटर मिनिस्टर कमेटी जो इसी चीज का पता लगा रही है कि कौन से देश ने किस तरीके से अपने रूल बनाए हैं क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने के लिए। तो जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसने एक बात और भी पता की कि बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे देश हैं जिन्होंने मैनेज किया, मतलब ढंग से अच्छी तरीके से मैनेज किया और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग भी होती है और किसी को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक सुझाव दिया गया है कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी को एक तरीके से बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अच्छे से लॉ के थ्रू उसको स्मार्ट रेगुलेशन करना चाहिए, ताकि जो प्रोसीजर चलता आ रहा है चाइना से सीख लेनी चाहिए कि चाइना में जो बैन किया गया लेकिन फिर भी वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में एक तरीके से इलीगल तरीका ही आप मान सकते हो वहाँ पर ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा जो आरबीआई है वो कर सकता है कि 2019 में जो बिल आया था ना,
क्रिप्टो करेंसी का, उन सब में ये सब था कि क्रिप्टो करेंसी को एकदम से बैन किया जाएगा और जो आरबीआई है वो खुद की एक डिजिटल करेंसी लेकर के आए जिसमें लोग ट्रेडिंग कर सके, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। अब देखो जो सामने नया बिल आएगा तभी सब कुछ क्लियर होगा कि क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट बिल्कुल बैन करेगी या फिर उसको स्मार्ट तरीके से रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, यहां देखिए, डिजिटल सर्विसेज टैक्स को लेकर के है। अब ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स क्या होता है, इससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स जानेंगे। बेसिक्स क्या, देखो मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हो। अब एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप देखो वर्तमान समय में प्रेजेंट डे की अगर बात करें तो डिजिटल तरीके से आप उसका एडवर्टाइजमेंट करवाओगे। अब उस एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी एमएनसी हैं, उनको आप पैसा दोगे। मान लो आपने 5 लाख पैसे दिए किसी कंपनी को गूगल ऐड के लिए, मान लो आपने गूगल कंपनी को 5 लाख पैसे दिए। अब जो गूगल कंपनी है उसका मान लो कि इंडिया में कोई भी एक एस्टेब्लिश ऑफिस नहीं है, आपने उसको पैसे दिए, गूगल ने पैसे लिए और पैसा कहां से आया, इंडिया से, लेकिन गूगल ने यहां पर कुछ भी टैक्स नहीं पे किया उन पैसे के लिए। गूगल पैसे लेकर बाहरी देश में एस्टेब्लिश है तो पैसा लेकर बाहर चली गई, लेकिन फायदा नहीं हो पाया उस पैसे से हमारे किसको, हमारी गवर्नमेंट को। इसके लिए क्या किया गया, 2016 में एक टैक्स लगाया गया जिसको बोलते हैं इक्विलाइजेशन लेवी। उसमें क्या किया गया कि जब आप पैसा दोगे ना किसी कंपनी को, शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो थी उन्हीं के ऊपर ये टैक्स लगाया गया था। जिनको आप पैसा दोगे तो मान लो उन पर 6% टैक्स लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस 6% टैक्स को पहले ही काटा जाएगा, पहले ही काटा जाएगा। मान लो मैं पेमेंट कर रही हूँ, मान लो मैंने किसी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसे दिए और मैंने जितना पैसा दिया उसको 6% पैसा पहले ही काट लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और मैं गवर्नमेंट को पैसे पे करूंगी 6% पैसा, और बचा हुआ पैसा मैं उस कंपनी को दूंगी। इस तरीका निकाला गवर्नमेंट ने टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। 2016 में गवर्नमेंट ये टैक्स लेके आई थी। शुरुआत में जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अभी तो सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है उनके ऊपर लगाया गया है, धीरे धीरे इसको एक्सपेंड किया जाएगा, और सेम उसी तरीके से हुआ। डिजिटल सर्विस टैक्स एक तरीके का टैक्स होता है, और वो टैक्स जो होता है वो प्रॉफिट के ऊपर नहीं होता, वो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जितना जनरेट किया है उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने लास्ट ईयर ही, बजट में तो हालांकि डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन बाद में उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट किया गया कि जो ई कॉमर्स जो कंपनीज हैं, जैसे अमेजन हो गई, एप्पल हो गई, और भी ई कॉमर्स जो कंपनी है उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। जितना भी रेवेन्यू वो जनरेट करेंगी हमारे इंडिया से, उसका 2% टैक्स उनके ऊपर अप्लाई किया गया है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देखो ये टैक्स जो है वो टैक्स जो है रेवेन्यू के ऊपर लगाया गया है, प्रॉफिट के ऊपर नहीं लगाया गया। प्रॉफिट में गवर्नमेंट, ये जो कंपनियां क्या करती थी, जब इनको प्रॉफिट का ऊपर टैक्स देना पड़ता था, ये तो अपने प्रॉफिट को कम करके, प्रॉफिट तो उतना ही रहता था लेकिन अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा देती थी। अब एक्सपेंडिचर जब ये ज्यादा दिखाती थी तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती थी कि इनको टैक्स कम पे करना पड़ता था। तो उसी का अल्टरनेट गवर्नमेंट ने इस तरीके से ढूंढा है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये टैक्स लगाया जा रहा है, अलग अलग देशों में अलग अलग परसेंट लगाया गया है। जैसे पोलैंड और केन्या में 1.5% डिजिटल टैक्स है, पराग्वे में 15% तक टैक्स है, यूरोप में टैक्स रेट जो है वो वेरीज करता है, फ्रांस, यूके, स्पेन में 3% है, और हंगरी में 7.5% टैक्सेज है। ये डिस्कस कर लिया, ये बेसिक्स की बात हो गई। अब ये जो टैक्स लगाया जा रहा है इसको लेकर के कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ डिसएडवांटेज है इस टैक्स को लेकर के। ज्यादातर जो हमारी बड़ी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे एप्पल कंपनी हो गई, अमेजन हो गई, उबर हो गई, ये जो कंपनी है वो यूएस से बिलोंग करती है। अब जब यूएस से बिलोंग करती है तो यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उनमें कुछ खटास आ सकती है, और ऐसा सिर्फ इंडिया और यूएस के साथ ही नहीं होगा, बल्कि जो और सारी जो कंपनी है उनके और सारे जो देश हैं उनके साथ भी सेम तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ये डिजिटल टैक्स
टैक्स, डिजिटल सर्विसेज जो टैक्स हैं उनसे ऐसा भी क्रिटिसिज्म इसका चल रहा है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है ना उसके खिलाफ है ये। मतलब ग्लोबलाइजेशन, विदेशों की जो कंपनियां आकर के यहाँ इन्वेस्ट करती थी वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि उन्हें तो एक तरीके से डबल टैक्सेशन देना पड़ेगा। मान लो कोई कंपनी, हमारे यूएस की कंपनी है, कहीं और की कंपनी है, वहां भी टैक्स पे करती है और इंडिया में भी टैक्स पे करती है, तो उसको तो डबल टैक्सेशन देना पड़ रहा है ना। तो ट्रेडिंग काफी इफेक्ट होगा, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो रिलेशन है वो काफी इफेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ये बोल रही है कि बहुत सारी कंपनी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती हैं, जिससे उनको कम टैक्स देना होता है। देखो, बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती हैं जो रियल में अपना एक्सपेंडिचर जितना होता है उतना ही दिखाती हैं। तो सब कंपनियां फेक तरीके से अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाती हैं। तो सभी कंपनीज को इक्वली नहीं मानना चाहिए, और सभी कंपनीज के अलग अलग अपने अपने इशू हैं, उनको ध्यान में रख करके, मतलब आपने सभी को समान आंक लिया एक तरीके से। जो गलती कर रहा है उसको भी पनिशमेंट मिलेगा, जो गलती नहीं कर रहा है उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। तो ये हर कंपनी का अलग तरीके से इवेल्यूशन करने की जरूरत है। दूसरा क्या बोला गया है कि देखो, जो कुछ नए स्टार्टअप हैं जो विदेशों में अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा यूएस जो है वो स्पेशली नाराज हो सकता है, क्योंकि जो बड़ी एमएनसी है, पहले भी शायद हमने ये डिस्कस कर लिया है कि बड़ी जो एमएनसी है वो ज्यादातर यूएस से बिलोंग करती हैं। तो यूएस को स्पेशली ये लग सकता है कि आप सिर्फ हमारा जो ट्रेड है उसको बैन करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए ये सारे टैक्सेज लगा रही हो। तो ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स को हमने डिस्कस किया, और इससे क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट होने वाले हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होने वाले हैं, उन सबको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, जो हमारा लास्ट डिस्कशन है वो यूएस और ईरान के जो रिलेशन है उनसे रिलेटेड है। सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे, बैक की बात करते हैं। देखो, क्या हुआ कि जब मतलब यूएस में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने वाले थे, तो बाइडेन ने अपना स्टेटमेंट दिया था और उस समय बोला था कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, और जो पिछले राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने उस एग्रीमेंट से हाथ पीछे खींच लिए थे, तो अगर मतलब हम दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो वो जो एग्रीमेंट है JCPOA, ये न्यूक्लियर डील के नाम से उसको जाना जाता है, P5+1 एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, उसको दोबारा से रीइंस्टॉल किया जाएगा। अब वहां पर जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बन गए, अब उनके ईरान के अधिकारी हैं उसको याद दिलाया गया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावेद जरीफ के द्वारा कि आप जो आपने बात बोली थी उसको आप दोबारा से रिन्यू कीजिए। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो बाइडेन के लिए इतना आसान नहीं होगा दोबारा उस एग्रीमेंट के लिए टर्न करना। क्यों? क्योंकि 2015-16 में सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है। जैसे यूएस के अलावा चाइना एक सुपर पावर के रूप में निकल करके आ रहा है, और चाइना जो पूरे वर्ल्ड के जो नेशंस हैं जिनके साथ में यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भाग करके उन देशों के साथ में अपने क्या करता है, अपने एग्रीमेंट साइन करता है। जैसे चाइना ने ईरान के साथ में 25 सालों की कोई एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। ये तो उन्होंने इस तरीके से सीक्रेट रखा कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तो उसको ओपन कर देंगे, किसी तरीके से ओपन हो गया, लोगों को पता चल गया। इसी तरीके से जो बहुत सारे जो देश हैं जो एक तरीके से टेररिज्म को इंक्रीज करते हैं या लोगों में जो सिक्योरिटी को एक तरीके से हानि पहुंचाते हैं, उन सारे देशों के साथ में चाइना अपने रिलेशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। आइलैंड नेशंस के साथ में वहां पर इन्वेस्टमेंट, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू वहां पर उन सबको अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो रशिया है वो भी अपने आप को एक अच्छी पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो जो बाइडेन के लिए जो उस समय जो परिस्थितियां थी और अब जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग है। दूसरा क्या है, जो ईरान है, ईरान वेस्ट एशिया में गिरता है, और वेस्ट एशिया में जो अन्य देश है जैसे सऊदी अरब हो गया, इजराइल हो गया, इन देशों का यूएस के साथ में अच्छे रिलेशन है। तो अब इन देशों ने बोला है कि अगर यूएस ईरान के साथ दोबारा से ये सैंक्शन, ये ट्रीटी साइन करना चाहता है तो उनको हमारे साथ कंसल्ट करना होगा, मतलब हमें भी इस ट्रीटी में शामिल करना होगा, क्योंकि ईरान के साथ में जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो हमें फेस करनी पड़ती है। अब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? एक प्रॉब्लम ये है कि जो ईरान है वो शिया मिलिशिया को काफी सपोर्ट करता है। शिया और सुन्नी, मुस्लिम की दो पॉपुलेशन, मुस्लिम दो भागों में बटा हुआ है, उसमें शिया को काफी सपोर्ट करता है जो
ईरान है, तो एक तरीके से ईरान और इजराइल और सऊदी अरब ये बोलते हैं कि इसकी वजह से जो हमारे अन्य जो छोटे छोटे देश हैं उनमें हमारी प्रॉक्सी वार चलती है ईरान के बीच में, और जो यूएस के एलीज हैं जैसे सऊदी अरबिया और इजराइल, जैसे अभी यमन में वॉर जो चल रही है वो इसी तरीके से चल रही है कि दूसरे देश सपोर्ट कर रहे हैं, युद्ध किसी और देश में हो रहा है। ठीक है, ये रीजनल कंसर्न निकल करके आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि सैंक्शन लगाए गए थे ईरान के ऊपर, जैसे ही न्यूक्लियर डील हटी तो ईरान ने दोबारा से अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको बनाना दोबारा से शुरू कर दिया है। तो ये भी एक कंसर्न है। कंसर्न ये भी है, ईरान ये भी चाहता है कि देखो आपके पास तो वेपन्स हैं, हमारे पास वेपन्स नहीं है, आप तो कभी भी हमें डरा करके कुछ साइन कर लोगे, तो या तो आप हमें वेपन्स दो, नहीं तो हम खुद के खुद बनाएंगे। तो ये भी एक इशू है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि पहले की तरह सिंपल नहीं है। अगर यूएस ईरान के पास वापस लौटना चाहता है, उस ट्रीटी को साइन करना चाहता है, तो यूएस को अलग तरीके से काम करना होगा। मतलब ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके हटाना होगा। आईएमएफ के थ्रू काफी पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना होगा ताकि कोविड-19 से लड़ने के लिए ईरान को काफी मनी मिल सके, वेल्थ मिल सके। और हालांकि जो यूएस है उनके ऊपर जो ऑयल रिलेटेड, क्रूड ऑयल रिलेटेड जो सैंक्शंस लगा रखे हैं उनको अभी हटाने में यूएस ज़्यादा राजी नहीं है। तो देखना होगा कि सामने अब आगे जो एग्रीमेंट है उसमें क्या निकल करके आता है, क्योंकि जो बाइडेन ने जैसे ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला एक स्पेशल एनवॉय को वहां पर अपॉइंट किया गया है। कहां पर? ईरान में। और ये देखने के लिए कि ईरान के और यूएस के जो रिलेशन हैं वो कैसे दोबारा से सही हो सकते हैं। तो सही होने भी चाहिए क्योंकि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये रिलेशन, इस ना सिर्फ वेस्ट एशिया और बल्कि पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत सारे जो रिलेशन है वो हर देशों की जो रिलेशन, कन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ना चाहिए। पूरा वर्ल्ड अगर एक साथ काम करेगा तभी जो हमारी जो ग्लोबल लेवल के जो इश्यूज है ना उनको तब हम तभी एड्रेस कर पाएंगे जब हम सब यूनाइट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट जब अगर देखने लग गए तो जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनको कभी भी सोल्व नहीं किया जा सकेगा। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।